वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसका चार्ज, मास और उसका चार्ज बाय मास का वैल्यू। तो ई बाई एम जानेंगे, ई जानेंगे और एम जानेंगे। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हम जानेंगे। तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनोड रेज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर जो भी गैस है यहाँ से कैथोड रेज निकल के उस गैस पार्टिकल से जाके टकराता है और उस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये कैथोड रेज जो है वो भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इधर की ओर चला जाता है। और ये जो गैसियस आयंस है ना वो इधर की ओर जाता है और ऐसा बहुत सारा गैसियस आयंस इधर की ओर जाता रहता है, उसी को एनोड रेज बोलते हैं। तो इस एनोड रेज का प्रॉपर्टी इसके गैस पे डिपेंड करता है, मतलब इसके अंदर कौन सा गैस है उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग गैस का अलग अलग ई बाई एम वैल्यू होगा। तो जो सबसे हल्का और सबसे छोटा जो पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बच गया, वो निकला था, वो हाइड्रोजन से निकला था। जब इसके हम अंदर जब हाइड्रोजन डाले थे ना, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H प्लस बचा। ये जो था ये सबसे छोटा और सबसे हल्का आयंस था उस कैथोड रेज का। तो इसका ई बाई एम, जे थॉमसन द्वारा इसका ई बाई एम और मास और चार्ज का वैल्यू निकाला गया। तो ई बाई एम इसका था ई बाई एम 9.579 इंटू 10⁴ कूलम पर केजी। ये ई बाई एम वैल्यू किसका था? जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन भरे थे और तब जो एनोड रेज प्रोड्यूस हुआ था, मतलब जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस निकला था, इसका ई बाई एम वैल्यू कितना निकाला गया? 9.579 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो ये किसी भी पार्टिकल में सबसे छोटा ई बाई एम वैल्यू निकाला गया। तो इस पार्टिकल को इसीलिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। मतलब उस समय लगता था कि ये सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए कहीं भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें प्रोटॉन्स होगा ही, जिसमें कम प्रोटॉन्स होगा। इसी H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन, जिसका नाम 1911 में रदरफोर्ड ने इसी का नाम प्रोटॉन रख दिया। क्या रखा? प्रोटॉन। तो ये देखा गया कि जहां भी पॉजिटिव चार्ज है वहां प्रोटॉन होगा ही। जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, जहां कम प्रोटॉन्स होगा उसमें कम पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू होगा। और रदरफोर्ड ने देखा क्या कि इसका जो चार्ज है उसका वैल्यू है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू आपने पहले भी जाना है कि ये वैल्यू किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का है। जब यही निगेटिव यहाँ पे लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिए हैं तो ये प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू। उन्होंने देखा कि इसका चार्ज का वैल्यू उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू है, पर उसका प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट था, ठीक उसके उल्टा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसमें प्लस लगा दिया, तो ये प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू हो गया और ये ई बाई एम वैल्यू हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ई बाई एम। तो ई कितना है? प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई 9.579 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो इसका वैल्यू आया 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स या 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये प्रोटॉन का मास का वैल्यू आया ग्राम्स में और ये प्रोटॉन का मास का वैल्यू आया किसमें? केजी में। वही अगर प्रोटॉन्स का मास का वैल्यू एएमयू में निकाला जाए तो ये इसका केजी में, ग्राम्स में है वैल्यू। एएमयू में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 1.672 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम्स को 1.66 इंटू 19 नहीं है 24 है, 24 ग्राम्स को -24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये एएमयू में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसका 1.0072 AMU आ जाएगा। ये मास ऑफ प्रोटॉन्स इन AMU है, ये ग्राम्स में उसका वैल्यू और ये केजी में उसका वैल्यू। तो इसका चार्ज का वैल्यू भी आ गया, प्रोटॉन्स का मास का वैल्यू भी आ गया AMU में, ग्राम्स में और किलोग्राम्स में,
और EYM वैल्यू भी आ गया। ये प्रोटॉन्स क्या है, जब हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है ना, तो जो बच जाता है H+, उसी को प्रोटॉन भी बोलते हैं। मतलब अब सिर्फ जैसे कि ये देख लो, हाइड्रोजन का एटम मान लो इसको, तो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ प्रोटॉन बचा, ये हाइड्रोजन का एटम था, तो इसको प्रोटॉन्स बोलेंगे। ठीक है, ये नाम दिया गया 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो चुका है और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हो चुका है, ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि एटम एज ए होल न्यूट्रल कैसे है, ये दोनों पार्टिकल्स एटम में किस तरह से अरेंज है कि एटम न्यूट्रल है। क्योंकि उस समय कोई भी ये नहीं सोचा था कि एक तीसरा पार्टिकल भी होगा जो बाद में जाके जिसका डिस्कवरी होता है, जिसको न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। उस समय सबको लगा कि एटम में दो ही पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। तो उन्होंने इसके अरेंजमेंट के बारे में सोचा कि ये एटम में किस तरह से अरेंज है, कौन सा जो पार्टिकल है कहाँ पे है और किस तरह से ये अरेंज है कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो जा रहा है। तो इसका फर्स्ट आंसर देने की कोशिश किया था जे थॉमसन ने। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि एक स्फीयर है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो है पार्टिकल, ये पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, मतलब हर जगह है एकदम सही मात्रा में पूरे स्फीयर में। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है वो इसके बीच में कहीं कहीं पे है। ठीक है, तो उनको लगा कि एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर है, पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में बटा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कहीं कहीं पे है। तो इसको रिलेट करने के लिए उन्होंने एक ब्रिटिश का फूड का नाम लिया जिसको बोलते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग ऑफ मॉडल। मतलब वो प्लम पुडिंग एक ब्रिटिश डिश है जो कि स्फेरिकल होता है, हेमिस्फेरिकल होता है, उसके बीच में कहीं कहीं पुडिंग्स होता है। ठीक है, उसको कंप्लीटली ऐसे राउंड करेंगे तो बीच बीच में पुडिंग्स है, तो उस पुडिंग्स को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरे स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ये जो है वो एक ब्रिटिश डिश है तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक वाटरमेलन होता है जिसमें पूरे रेड पार्ट को आप ग्रीन पार्ट को हटा दीजिए, सिर्फ जो रेड पार्ट है उसको आप समझ सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, और उसके बीच बीच में जो सीड्स है, ब्लैक सीड्स है, उसको आप मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके कलर और उसके शेप पे आप कंफ्यूज नहीं हुए, सिर्फ अरेंजमेंट देखिए। उसका इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा कलर नहीं होता है, प्रोटॉन का कोई ऐसा कलर नहीं होता है, बस शेप देखिए कि कौन सा कहाँ अरेंज है, बस उसी को रिलेट करना है। तो उन्होंने इस तरह से इसका मॉडल का नाम दिया। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, या पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। तो ये उन्होंने बताया। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि इस एटम में जो टोटल मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी जगह बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि उस समय के लिए सही था क्योंकि उस समय लोग यही ढूंढ रहे थे कि ओवरऑल न्यूट्रल कैसे है। तो ये मॉडल ऑफ एटम ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को बता दे रहा था। वहीं पे जो बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए उसमें ये गलत साबित होगा। जैसे इसके बाद मैं बताऊंगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें बताऊंगा कि ये थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल एटम गलत साबित होता है, तो वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।